आज हमारा टॉपिक होगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी से पहले हम रेजिस्टेंस को पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस जो हमने डिस्कस की थी उसमें हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था और वो फार्मूला था हमारा V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से हमने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया था और हमने कहा था कि रेजिस्टेंस बराबर होगा V अपॉन आई। तो अब यहाँ से जो फार्मूला हमारे पास बना था रेजिस्टेंस का, हर कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मौजूद होती है। हम उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे या रेजिस्टेंस कहेंगे कि फैक्टर्स ऑफ द रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। तो रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डिपेंड ऑन नंबर वन थिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड होती है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे कैसे डिपेंड होती है, देखिए हम लोग हम अपने घरों पे वायरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। बल्कि मैं इसकी एक इस तरह एग्जांपल दूं कि हम लोग घर पे नेट कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नेट कनेक्शन जब लेते हैं तो जो नेट सर्वर होता है वो अगर आपके जो कनेक्शन वायर यूज कर रहा है वो बहुत करीब है सर्वर, और वहां से जो अपने वायर लिए अपने पीसी पर लगाई वो वायर का डिस्टेंस बहुत कम हुआ है, लेंथ बहुत कम हुई, तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस कम होगी तो आपका जो नेट की स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि नेट बेसिकली इसको इस तरह समझ लीजिए एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर काम करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, पास होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा वहां पर रेजिस्टेंस कम होगी। तो लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी, वायर अगर बहुत बड़ा होगा तो लेंथ बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपके नेट में इश्यू आएगा, आपका नेट इतनी फास्ट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम वायर नेट इशू या नेट वायर की बात हटाकर हम बात करते हैं नॉर्मल वायर्स की। तो हम जो पोल्स पे से एक वायर अपने घरों में लेते हैं, वो वायर की लेंथ जितनी छोटी होगी, जितनी करीब से हम अपने घर में वो वायर लेंगे, उतने ही हमें करंट अच्छा मिलेगा, वोल्टेज में लॉस नहीं आएगा, रेजिस्टेंस भी कम होगी। और अगर वायर बहुत दूर से लें, बहुत दूर से कनेक्शन लेकर आए और फिर जो है वो अपने घरों पर लगाए, तो वहां पर रेजिस्टेंस भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो जैसे मैंने बताया कि हर एटम से मिलकर बनता है हर कंडक्टर, तो उसमें एटम्स होंगे। जितनी लंबी वायर होगी इसका मतलब उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां मौजूद हैं, उतने नंबर ऑफ एटम्स भी वहां मौजूद हैं, तो कोलिजन भी फिर उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा कोलिजन उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि रेजिस्टेंस और लेंथ का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली होगा। जितनी लंबी वायर उतनी ही ज्यादा हर्डल्स। देखिए बेटा, एक बात सुने। लेंथ का मतलब मैंने क्या कहा कि ये एक वायर हमने यूज किया, अगर मैं एक छोटा सा वायर यूज करूं, छोटा सा वायर हमने यूज किया, इसके अंदर एटम्स भी बहुत थोड़े होंगे। अगर मैं 3 एटम्स बना, जो सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रॉन 3 दफा टकराता हुआ 3 हर्डल्स को पार करता हुआ गुजर गया, कम थी रेजिस्टेंस। अगर मैं यही वायर मैं थोड़ा सा लेंथी बना दूं, वही नेचर लूं, भाई वही कॉपर का वायर ये भी है, कॉपर का वायर ये भी है, नेचर वही ली मैंने, मगर अब इस वायर को मैंने थोड़ा सा लेंथी बना दिया। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ एटम्स जितने ज्यादा हो गए उतनी ही इलेक्ट्रॉन के और एटम्स के दरमियान में कोलिजन बढ़ जाएगी। जब कोलिजन बढ़ जाएगी तो वो क्या कहा आपने इसको, कि उतनी ही रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो इस तरह कॉन्सेप्ट में समझाया जा रहा है कि जितना ज्यादा लेंथ ऑफ द वायर होगी, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की। क्रॉस सेक्शनल एरिया में से मैं आपको समझा दूं, एक वायर हमने लिया बहुत स्मॉल लेंथ का, इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं फिर बता दूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में इस तरह ही इस पार्ट को लेते हैं, इस पार्ट को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दूं, मैं यहां से बात कर दूं, ठीक है। ये मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया इस वायर का, पहले कम था, बहुत बारीक सा वायर हम यूज करते, अब एक थोड़ा सा नॉर्मल वायर
मोटा वायर हम यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इस पे इलेक्ट्रॉन इजीली क्रॉस कर जाएंगे या ज्यादा कोलिजन होगी। देखो ये इस तरह है कि एक आप कहीं जो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो एक रोड पर, बट वो रोड जो है बहुत ज्यादा पतला रोड है, वहां से हार्डली जो है एक या दो ही जो है वो व्हीकल्स क्रॉस हो सकते हैं। तो वहां पर आपकी स्पीड ज्यादा नहीं होगी, आप जो है वो कभी रुकोगे, कभी पास करोगे, कभी रुकोगे, कभी सामने वाले को जगह दोगे, वो क्रॉस होके जाएगा, कभी आप गुजर कर जाओगे, तो वहां पर गुजरना थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन वही व्हीकल आप चला रहे हो, मगर इस दफा वो एक बड़े एक चौड़े रोड पर चला रहे हो, कोई हाईवे का रोड है, तो उसमें जो लेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या अब आप ज्यादा बड़े एरिया में से इजीली क्रॉस कर जाओगे, अभी भी आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, इजीली गुजर जाओगे। यहाँ पर भी उसी तरह की एग्जाम्पल है कि जब आपका एरिया बढ़ जाएगा, जब एरिया आपका बढ़ गया, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी जगह ज्यादा मिल गई, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो जाएगा। तो एरिया रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना एरिया बढ़ाओगे उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम। ओके, तो यहाँ पर लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके साथ साथ किस किस चीजों पर डिपेंड कर सकता है, इसके साथ साथ नेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करेगा, भाई आयरन है तो उसमें डिफरेंट किस्म की कंपोजिशन होगी, डिफरेंट तरह का वो नेचर है, मटेरियल है, उसमें अलग। कॉपर है तो उसमें ज्यादा करंट पास होता है, उसमें रेजिस्टेंस कम होती है, ये हमने ऑब्जर्वेशन भी हम जनरली करते हैं। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड होती है रेजिस्टेंस। इसके साथ साथ एक और फैक्टर भी है जिस पर ये डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस डिपेंड होगी। वो कौन सा फैक्टर है, वो है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। अब ऐसा क्यों होगा, टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर इसलिए डिपेंड करेगी कि एक इक्वेशन हम पढ़ेंगे, हमने पहले भी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दैट increase in the temperature will also increase the kinetic energy of the object। किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगर मैं कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ा दूं इस कंडक्टर का, तो वो मॉलिक्यूल या वो एटम जो इसमें बहुत इजीली वाइब्रेट कर रहे थे, जिनका अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन, जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत थोड़ी थी, कम वाइब्रेट करते थे, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनकी जो वाइब्रेशन है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। जब वाइब्रेशन इनकी ज्यादा हो जाएगी, तो वाइब्रेशन ज्यादा होने की वजह से कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि टेम्परेचर भी इससे डायरेक्टली लिंक होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक तो हमने चार पढ़े कि इन चारों बातों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अभी मैं इस वक्त इन दो इक्वेशन को मूव कर रहा हूं, मतलब यूज कर रहा हूं, और इन दो इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली। आप जब चेक करेंगे ना आपकी बुक के अंदर, तो आपकी बुक में रेजिस्टेंस लिखी हुई है, हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन आप वहां पे नोट करेंगे ना, तो वहां पर आपको आर के साथ एक स्मॉल वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज आर नॉट। आर नॉट क्यों लिखा हुआ है, वो जीरो है। उसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर एट 0 डिग्री। जो बुक में आपको वैल्यू दी गई है किसी भी कंडक्टर की, मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, तो वहां पर वो 0 डिग्री पर गिवन है। और जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे, तो वैसे वैसे टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस भी उस कंडक्टर की इंक्रीज होती जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन अगर मैं रिमूव करूंगा तो क्या आएगा, इक्वल टू, और कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यहां पर हमने रो, एल अपॉन ए। ठीक है, सो यहाँ पर रो क्या चीज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि रो इज द रेजिस्टिविटी। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं।
ये क्या चीज है? रो इज द रेजिस्टिविटी एंड दिस रो शोज द नेचर ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की नेचर को बताएगा। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस तीन फैक्टर्स यहाँ पर आ गए आपके कि रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी का मतलब सॉरी रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी का मतलब आपकी नेचर ऑफ द मटेरियल, एल लेंथ, एरिया। तो तीन फैक्टर यहाँ पर शामिल हो गए। इस वक्त हम तीन फैक्टर की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस या नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको मैं अगर सॉर्ट आउट करूं और रेजिस्टेंस की इक्वेशन बनाऊं, दिस इज द इक्वेशन फॉर रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टिविटी की इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो ये हो जाएगी आपकी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर डिवाइड कर ए यहाँ पे डिवाइड कर वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय एल। यहाँ पर ये इस तरह भी लिख सकते हो आप, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द आर ए अपॉन एल, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हो। अच्छा मैं इसको अगर लिखूं, इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, देखो कैसे। ये पूरा फैक्टर रेजिस्टेंस से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, रेजिस्टिविटी से ही पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा है। इस फैक्टर को यहाँ पर ले जाऊं, जाके डिवाइड कर दूं, तो ये ऐसे बन सकती है वैल्यू, देखिए जरा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर अपॉन एल ओवर ए, एल अपॉन ए। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मैंने तरीका थोड़ा सा चेंज किया। इसको देखें क्यों लिखा मैंने, इसको देखिए जरा गौर से। ए को भी मैं ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है ना, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो अपॉन के भी अपॉन में आ जाएगा। ये ऐसे लिखूं बात दोनों एक ही है, ठीक है। इसको लिखने से हमारी एक डेफिनेशन बन सकती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा ताकि आपको एक्सप्लेन किया जा सके। इसका मतलब क्या हो, रेजिस्टिविटी की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज the resistance of conductor per unit length per unit area, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। क्या मतलब, एक यूनिट एरिया में, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक यूनिट के बराबर हो और उसकी लेंथ भी एक यूनिट के बराबर हो। एक यूनिट का मतलब 1, और लेंथ की बात होती है, यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर। तो 1 मीटर लेंथ वायर के अंदर, वायर का कितना हिस्सा लेना है, 1 मीटर लेंथ वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया इज नोन एज द रेजिस्टिविटी, इसको हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। रेजिस्टिविटी मटेरियल की वैल्यू को डिफाइन करता है, नेचर ऑफ द वैल्यू को कंडक्टर को डिफाइन करता है। यहां से अगर मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे करूं, इसी वैल्यू को लूं, इसकी फॉर्मूले को लूं, इस फॉर्मूले को एक बात समझिए, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर, तो मैं इसको थोड़ा साइड में लिखूं, अगर इसी फॉर्मूले को मैं यूज करूं तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए फॉर एरिया, एरिया कितना बताया, यूनिट एरिया, यूनिट का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, एरिया की वैल्यू हो गई 1 मीटर स्क्वायर, पर यूनिट लेंथ, यूनिट का मतलब भी 1 अपॉन में भी 1 आ गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस तकरीबन एक ही बात हो गई। हर मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी, क्लियर। रेजिस्टेंस याद रखें, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पर और एरिया पर, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। देखो ये कैसी बात हुई,
ये ऐसी बात हुई कि मैं अगर आपसे कहूं भाई मैंने 1 मीटर वायर लिया, ठीक है, और इस वायर की 1 मीटर वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, 5 ओम के बराबर है। अब मैंने कहा मैंने उस वायर की लेंथ को डबल कर दिया, यानी कि 2 मीटर वायर ले ली, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस होगी हमारी कितनी, अगेन डबल हो जाएगी रेजिस्टेंस भी, क्योंकि लेंथ डबल है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस भी हमारी 5 या 10 हो गई, 2 मीटर वायर तो 10 हो गई, लेकिन रेजिस्टिविटी अभी भी वही होगी 5। क्यों, रेजिस्टिविटी शो कर रहा है मटेरियल की नेचर को। तो ये 5 बताने का मकसद ये है कि वो 1 मीटर वायर हो, 10 मीटर वायर हो या पूरा बंडल ऑफ वायर हो, उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर ये वायर कॉपर है तो इसकी रेजिस्टिविटी 5 होगी। गॉट इट, रेजिस्टिविटी शोज द नेचर ऑफ द मटेरियल। और यहां से भी समझ में आ रहा है कि रेजिस्टिविटी पर, एरिया पर या लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेजिस्टेंस के बराबर ही होती है। और रेजिस्टेंस कब, वो रेजिस्टेंस जब किसी मटेरियल की 1 मीटर के अंदर एरिया में हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहां समझाऊं, एक कोई आपने ऐसा क्यूब लिया जिसकी लेंथ भी क्या थी, 1 मीटर, और जिसका एरिया, एरिया का मतलब उसकी हाइट कह लो या विड्थ कह लो, ये भी क्या थी, 1 1, यानी ईच साइड उसकी क्या है, 1 मीटर करीब। तो इस वक्त आप क्या कर रहे हो, करंट तो एक डायरेक्शन मूव करता है ना, यहां से यहां तक, तो एक डायरेक्शन में करंट मूव कर रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। 1 मीटर हिस्से के दरमियान में जो रेजिस्टेंस होगी ना किसी ऑब्जेक्ट की, वही रेजिस्टिविटी होगी। हमने यही कह रहे कि रेजिस्टेंस 1 मीटर और एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर के बराबर हो, तो उस वक्त रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम होती है, ठीक है। लेंथ बढ़ने से, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगी, क्या नेचर चेंज हो जाएगी इस मटेरियल की, बिल्कुल भी नहीं। वो पहले भी अगर कॉपर था तो बाद में भी कॉपर रहेगा, पहले भी अगर आयरन था तो बाद में भी आयरन रहेगा। लेंथ एरिया इंक्रीज या डिक्रीज होने से नेचर नहीं चेंज होती, और रेजिस्टिविटी को हम कहते ही नेचर ऑफ द मटेरियल है, कि रेजिस्टिविटी शोज द नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, तो यहां पर भी ये बात समझ में आ गई हमें कि रेजिस्टेंस जो डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। और ये रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन होगी, ये इसका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बनेगा, यूनिट भी देख लीजिए। रेजिस्टिविटी का यूनिट अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, यूनिट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर, आर इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या बचा, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का मतलब है ओम मीटर। हमने बेटा यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस किया रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू एल अपॉन। अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना चाहूं तो इधर देखिएगा, आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, है ना। एरिया को अगर मैं ओपन करूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया का फार्मूला होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं फार्मूला रख दूं, एरिया की वैल्यू को रखूं पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ द वायर, के ये जो सेंट्रल पॉइंट है यहां से यहां तक का रेडियस कितना है, जितना ज्यादा इसका रेडियस होगा इस वायर का, उतना बड़ा इसका एरिया बनेगा। तो मैंने सिर्फ एरिया का फार्मूला जनरल ओपन किया और कुछ नहीं किया। तो अगर गौर से देखें, ये क्या है, रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ द मटेरियल कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द वायर भी हमने एक कांस्टेंट ले ली, वायर को चेंज नहीं कर रहे, लेंथ भी चेंज नहीं कर रहे, पाई, पाई भी वैल्यू कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ आर उसके क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से। तो ऐसा कह सकता हूं कि ये तीनों वैल्यू अगर कांस्टेंट है, इक्वल टू और कांस्टेंट में अगर हटाऊं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसका मतलब ये डिपेंड होता है आर स्क्वायर पर, रेडियस ऑफ द कंडक्टर पर भी। तो इसका कोई अलग से मतलब नहीं है, इसका वही मतलब है, इसको एरिया ही कहोगे आप, क्योंकि एरिया को ही तो ओपन किया हमने,
इसका कोई अलग से मतलब नहीं कि कोई आर अलग से डिपेंड हो रहा हो। ये मैंने इसलिए लिखवाया कि इससे एमसीक्यूज बनते हैं, इससे एमसीक्यूज बनते हैं। एमसीक्यूज कैसे बनते हैं? अक्सर डायरेक्टली नहीं कहा जाता कि एरिया बढ़ा दिया मैंने, बल्कि ऐसे कहा जाता है कि व्हाट विल बी हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड। अगर रेडियस ऑफ द वायर को मैं डबल कर दूं तो रेजिस्टिविटी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी। जो आर डैश मैंने चेंज किया वो 2r कर दूं, डबल कर दूं इसका रेडियस। जब रेडियस डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर डायरेक्टली इक्वल टू द स्क्वायर लगा हुआ है तो 2r स्क्वायर, और स्क्वायर ओपन करूंगा तो 4r इक्वल टू 1 अपॉन 4r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4 टाइम्स जो है वो आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी अगर रेडियस डबल कर दूं। इसी तरीके से रेडियस अगर 3 टाइम्स कर दूं तो स्क्वायर ओपन करो तो 9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यू के ऊपर कि कितना आप रेडियस बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस कितनी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट को डायरेक्टली तो कनेक्शन पता होता है एरिया से, लेकिन ओपन करके रेडियस से इसका कनेक्शन नहीं पता होता, रेडियस से स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। ओके, सो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट था।